नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा था कि मैम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2021 का आयोजन कब तक किया जाना है, विज्ञापन कब तक आना है। तो उसी क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि विज्ञापन आ चुकी है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं तिथि आदि, और आप सभी को अवगत कराना है कि अब आप एकदम एनर्जी के साथ जुट जाए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम की तैयारियों को और भी प्रखर करने के लिए जो तैयारियां में कमी है और उसको कैसे दूर किया जाए, लगातार मेरे द्वारा आप सभी के बीच बताया जा रहा है। और आज मैं आप सभी को इस परीक्षा से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5/3/21 है, अर्थात आज। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि है 1 अप्रैल 2021, अर्थात अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 है, अर्थात साथियों आप सभी को 1 माह का समय दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप सभी शीघ्र अपना फॉर्म फिलअप कर दें ताकि किसी भी प्रकार की समस्याएं आप सभी को ना होने पाए। साथियों, प्रायः यह देखा गया है कि कई हमारे युवा साथी लास्ट टाइम में फॉर्म को भरते हैं, जिसके कारण उन्हें कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा होता है कि वह लास्ट मोमेंट में फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप सभी उन सारी समस्याओं से बाहर आते हुए शीघ्र इस फॉर्म को भरें। महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ आज मैं आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूँ, और वह महत्वपूर्ण जानकारियाँ है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है। साथियों, कई बार देखा गया है कि जब आप इस एग्ज़ाम से संबंधित फॉर्म भरते हैं और आप कोई सुनिश्चित डिग्री नहीं प्राप्त किए होते और आप उस पर टिक लगा देते हैं कि ये सोच के कि मैं आगे कर लूँगा, जिसके कारण साथियों आप सभी के अभ्यर्थन को निरस्त भी किया जा सकता है। तो आप सभी जो भी सूचनाएं भरेंगे वह सारा सही तथ्यों पर ही आधारित हो, उससे संबंधित हर प्रकार के जो भी साक्ष्य हैं उस आपके पास मौजूद हो तो ही आप इससे संबंधित फॉर्म पर जो भी विकल्प हो वो आप भरेंगे। आज मैं विशेष सूचनाओं के संबंध में इस क्लास में बताऊंगी, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नेक्स्ट क्लास में आप सभी को इस विज्ञापन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगी। विशेष सूचना के अंतर्गत मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। साथियों, यह क्लॉज इसलिए शामिल किया गया है, कई हमारे युवा साथी यह सोचकर कि मैं बाद में फॉर्म भरूंगा ताकि फाइनल में जो भी कुछ अच्छा चीज़ हो सके वो अच्छा की उम्मीद में फॉर्म लास्ट में भरते हैं, और कतिपय समस्याओं में एक समस्या आपके बैंक शुल्क के संबंध में भी आता। अतः उन सारी युवा साथियों का भी से मैं सावधान कर देती हूँ कि शीघ्र आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण सूचना है वह मैं आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना के अंतर्गत बताना है कि यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। अब वह निम्नलिखित दिशा निर्देश क्या है, अब उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाली। वह दिशा निर्देश है आयोग की वेबसाइट अर्थात uppsc.up.nic.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग हैं: यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। यूज़र इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी इसमें
से जिस विज्ञापन को देखना चाहे उसमें सामने व्यू एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित सिंपल स्नैपशॉट भी प्रदर्शित होंगे। ठीक है, आप चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन हेतु अप्लाई पर क्लिक जरूर करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 स्तरों पर किया जाएगा। प्रथम स्तर है अप्लाई। क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा तथा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जांच ले एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो एडिट बटन पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, कई बार क्या होता है कि आप जब फॉर्म अपना भर रहे होते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में साथियों आप अवश्य ही उसे ज़रूर सुधार लें, क्योंकि जब एक बार त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारना ज़रूर चाहिए। लास्ट में ही आप उसको फाइनल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब द्वितीय स्तर के बारे में बताना है साथियों कि प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट कैप्शन के साथ फी टू बी डिपॉजिटेड इन INR प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम प्रदर्शित होंगे: नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट एंड अदर पेमेंट मॉडल। ठीक है, अगर आप तीनों में से किसी एक में सुविधा महसूस करते हैं तो तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं चरण बताने वाली हूँ वो है तृतीय स्तर। तृतीय स्तर है द्वितीय चरण की प्रक्रिया जब पूरी करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर फॉर्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फॉर्मेट में ऑनलाइन सूचनाएं भरनी होगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फ़ोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फ़ोटो नवीनतम और आवश्यक होनी चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि साथियों आप सभी बहुत ही पुराना फ़ोटो आप अपने फॉर्म में लगाते हैं, जो कि उचित नहीं होता है। उसका कारण है साथियों फ़ोटो का समसामयिक न होने के कारण कतिपय समस्याएं बाद में होती हैं। इसलिए आप सभी अवश्य ही जो नवीन फ़ोटो हो उसी को ही इसमें लगाएंगे। अब मैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसको मैं बताने वाली हूँ। यदि फ़ोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार के स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फ़ोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 में दी गई है, जिसे आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ आवेदन शुल्क। साथियों आवेदन शुल्क के अंतर्गत मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अब वह है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया योग 125 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपया, दिव्यांग श्रेणी के लिए आपका 25 रुपया, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित महिला के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार होना है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किए गए हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुई है उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य नहीं होगा। अब मैं आपको चौथा पॉइंट में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको बताने वाली हूँ, सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन, क्योंकि इसके संबंध में बहुत बार आप सभी द्वारा प्रश्न किया जाता रहा है। पिछले कई परीक्षाओं में इससे संबंधित समस्याएं आप सभी के सामने आई हैं। उसी के क्रम में इस इंस्ट्रक्शन को भी जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। वह इंस्ट्रक्शन है कि सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम व भर्ती का प्रकार आप रजिस्टर्ड
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित वापस नहीं किया जाएगा। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया भी बताई गई है, जिसे आप अवश्य ही विज्ञापन के अंतर्गत अध्ययन जरूर करेंगे। अब मैं साथियों कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी को बताने वाली हूँ। वह सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन लिखित मुख्य परीक्षा 2021 में प्रवेश के लिए इस विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। ठीक, चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता के अनुसार होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णय अनुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ रिक्तियों की संख्या। ठीक है, तो रिक्तियों की संख्या देखिए, वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 228 है तथा विशेष चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 109 है। विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियाँ SC 2 OBC 2 तथा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 105 रिक्तियाँ SC 50 ST 7 OBC 48 है। विशेष चयन के पदों हेतु आरक्षित श्रेणी जो लागू हो कि हर अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्नवत है। देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संवर्ग के समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय हिंदी संवर्ग के समीक्षा अधिकारी, उर्दू संवर्ग के समीक्षा अधिकारी और आपके उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा संवर्ग के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक समीक्षा अधिकारी और आपके उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के ARO कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी। साथियों, विशेष नोट के अंतर्गत आप सभी को अवगत कराया गया है कि उपयुक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अर्हताओं के जिन पदों के अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। और वेतनमान आप सभी जरूर जानें, क्योंकि आप सभी का यह फेवरेट क्वेश्चन होता है वेतनमान। साथियों, 44,009 से आपका 1,42,400 लेवल से 7 से आपका 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 तक के वेतनमान तक के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं। ठीक है, और आरक्षण के संबंध में अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। नोट में क्या दिया गया? शासनादेश संख्या 39/2/2019 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/2 2006 दिनांक 9 जनवरी 2007 के भ्रष्टाचार में दिए गए प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। को रीट याचिका संख्या के आधार पर अर्थात विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा के संबंध में के क्रम में ही दिया जाना है। ठीक है, अर्थात जो यूपी की जो महिलाओं के संबंध में क्या है कि यदि आप यूपी की महिला हैं तो आपको महिला आरक्षण में सुविधाएं
प्राप्त होनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ले चलती हूँ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आपात कमीशन प्राप्त अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें। केवल आयु में छूट हेतु आपात कमीशन प्राप्त अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना में अवमुक्त नहीं हुए हैं किंतु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए अर्ह की गई है, 20 परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या अर्थात शासनादेश दिनांक 30 जनवरी 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदन को थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है। तो साथियों, यदि आप इसकी पात्रता रखते हैं तो अवश्य ही फॉर्म जरूर भरें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, वह है शैक्षिक अर्हता। क्योंकि आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैम शैक्षिक अर्हता क्या है, क्या मैं इस परीक्षा को दे सकता हूँ। उसी के क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप समीक्षा अधिकारी लेखा जो उत्तर प्रदेश सचिवालय का फॉर्म भरना चाहते हैं, विकल्प टिक लगाना चाहते हैं, तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तीसरा है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी हिंदी। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है, अर्थात ये ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा संवर्ग के हिंदी से संबंधित समीक्षा अधिकारी से संबंधित जानकारियाँ हैं। ठीक, यदि आप भाषा संवर्ग के हिंदी के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो फिर ये अर्हता आपके बीच होनी चाहिए। और यदि उर्दू संवर्ग के भाषा विभाग के उर्दू संवर्ग के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो उनके लिए अर्हता होनी चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। परंतु यह कि ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति के जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब ए कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहां उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा न होगी। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए क्या योग्यता है और प्लस लोक सेवा आयोग के लिए भी समान योग्यताएं हैं दोनों का। और कुछ अंतर है वो भी मैं बताती हूँ। उत्तर प्रदेश सचिवालय को देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ध्यान रखिए, ये सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा संवर्ग के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र। ठीक, तीसरा है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सहायक समीक्षा अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण योग्यताएं, शैक्षिक अर्हताएं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित शैक्षिक अर्हता देखिए यारों के लिए,
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता। हिंदी टंकर में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र अंग्रेजी टंकर का भी ज्ञान करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। नोट में क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट अर्हता वाले को विचार किया जाएगा। आयु सीमा के बारे में भी आज मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। साथियों, अभ्यर्थियों के 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य ही पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आरक्षण के अंतर्गत कई प्रकार के छूटें दी गई हैं, जिसका आप अवश्य ही विज्ञापन में अध्ययन करेंगे साथियों। और मुख्य परीक्षा के संबंध में कतिपय जो सूचनाएं हैं जो मैं आपको अन्य क्लास में समझाऊंगी। यहाँ पे जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसके संबंध में मैं आप सभी को अवगत करा रही हूँ। फिर मैं आप सभी को रणनीति बताऊंगी ताकि आप सभी उससे अवगत हो सके कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अब आती हूँ सबसे महत्वपूर्ण आप सभी की इस परीक्षा में सिलेबस के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत कराया जा चुका है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस बार नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या है सिलेबस में जो बेहद खास है आप सभी की सफलता के लिए? तो सफलता का राज है इस परीक्षा का महत्वपूर्ण सिलेबस, और वह है प्रारंभिक परीक्षा में आप देख रहे हैं 2 प्रश्न पत्र होना है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साथियों सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाना है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होने हैं, जिसमें आप सभी से प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही उत्तर होंगे उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साथियों 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक? विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष से विशेषण, पर्यायवाची शब्द। और इस 6 टॉपिक में साथियों 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने, अर्थात कुल 60 प्रश्न होने हैं। तो आप अवश्य ही गंभीरता के साथ इस परीक्षा की तैयारी करें। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच मुख्य परीक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जा रहे हैं, ताकि आप सभी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के साथ मुख्य परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करें और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करते हुए न सिर्फ इस परीक्षा में सफल हो बल्कि बेहतर रैंक भी पाए। तो आइए जानते हैं मुख्य परीक्षा में सिलेबस। साथियों, मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन एज इट इज फॉर्म में प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होना है, अर्थात क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का वही रहेगा ऑब्जेक्टिव। और हिंदी में क्या परिवर्तन हो रहा है? सामान्य हिंदी में आलेखन प्रश्न आपके एज इट इज फॉर्म में होने हैं जो कि परंपरागत हैं, जिसमें आप सभी देखेंगे दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे और लोकत्या और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने। साथियों, आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ। आप सभी के लिए स्पेशल पत्राचार से संबंधित क्लासेस मेरे द्वारा स्वयं लाया जाना है, क्योंकि मार्केट में जो भी पुस्तकें हैं उसमें शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी पत्राचार प्रयोग किया जाता है वो सही प्रारूप में
समाहित नहीं किया गया, जिसके कारण नंबर आप सभी के कट जाते हैं। इस वजह से स्पेशल रूप से इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैं स्वयं प्रत्येक पत्रों पर एक स्पेशल क्लासेस भी लाऊंगी। अब आते हैं अन्य पर, जानते हैं क्या क्वेश्चन अन्य है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव हिंदी पूछा जाना है और एज इट इज़ फॉर्म प्रारंभिक परीक्षा के समान ही है, बस इसमें प्रवाची नहीं है। बाकी आपके सिलेबस के सेम अंश हैं, विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों को एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेष से विशेषण। क्लियर आप सभी को हो गया होगा। दो जो भी दिक्कत हो साथियों आप ज़रूर हमसे पूछेंगे। दूसरी चीज़ साथियों, एक पेपर इसमें सामान्य निबंध, हिंदी निबंध का होना है, ठीक है। एक पेपर हिंदी निबंध का होना है, जो निबंध आपको लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है। आप ये सोचें कि आप इंग्लिश में लिख देंगे तो ये संभव नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये पूछता ही है हिंदी निबंध। कई हमारे युवा साथी ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें लिखा हुआ हिंदी निबंध और वो इंग्लिश में निबंध लिखकर चलाते हैं, जिसके कारण वो निबंध में टोटल नंबर उनका कट जाता है। तो आप अवश्य ही प्रयास करेंगे हिंदी में निबंध लिखने का यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं। लगातार मेरे द्वारा आप सभी के बीच बेहतर निबंध लिखने की तकनीक से अवगत कराया जा रहा है और संडे से मंडे के बीच मेरे द्वारा आप सभी के बीच 21 निबंध जो सबसे महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए बताया जाना है। यदि उन 21 निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अवश्य ही उससे बाहर कोई भी निबंध पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न पत्र के हर 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। द्वितीय भाग है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार। तीसरे भाग में है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इसी में कोरोना आदि भी आएंगे। और तीसरे भाग का तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजना, अर्थात जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो कि अत्यंत ही हॉट है वो आपको तैयार करना। तो साथियों आज मेरे द्वारा बस इतना ही आप सभी को बताया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेज में आप सभी को अन्य जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस परीक्षा से संबंधित वे तमाम सूचनाएं आप सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी की तैयारी स्ट्रांग होगी और इस स्ट्रांग तैयारी के बल पर न सिर्फ आप इस परीक्षा में सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी लाएंगे। नमस्कार।